बात कर सका कि आरएसएस और बीजेपी ना एथरे लोगाना बहुत जलील करे वोटा में वना हराना चाहिए। वो लोग बहुत बदमाश लोग है, वना तो शिक्षा में काम करियो है। आ देश पूछ रहना चाहिए हम सबको। जातीय पॉलिटिक्स तो बनाई गई पॉलिटिक्स है, ये आरएसएस की देन है। आरएसएस 100 साल से काम कर रहा, ना तो उसने शिक्षा के लिए काम किया, वो ना तो जो भी यहाँ दलित के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है ना तो उसके खिलाफ वो बोलता है। तो यहाँ बीजेपी तो रिप्रेजेंटेशन के नाम पर किसी को कुछ नहीं देती है, उनके पपेट लोगों को चुनाव जीता है। कांग्रेस भी देखेंगे कि यहाँ मुस्लिम और दलित के 45% वोट है। 9 विधानसभा में सिर्फ एक एमएलए है, वो भी रिजर्व सीट से। और एम की जगह जैसे आरएसएस गौ माता की राजनीति करता है, गौ माता की राजनीति करता है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था तब एलना सन्स प्राइवेट लिमिटेड एक नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। मेरे साथ आज है अजय पाल भाटी, जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के ताणु गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने जेएनयू दिल्ली में काउंसलर पद का चुनाव पिछले महीने जीता है। सर, सबसे पहले आप बताइए कि बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तानी धोरों के बीच में बसा हुआ, यहाँ से आप निकलकर एक ग्रामीण परिवेश से दिल्ली तक पहुंचे, किस तरीके का सफर रहा? हेंगा पेल तो बवाल न्यूज रो धन्यवाद दिया कि मैंने इत बुलायो और बोलने नो मौको दियो। मारो नाम अजय पाल है, मारो गांव ताणु मांझी है जो बाड़मेर जिले में है। तो हमारी पढ़ाई गांव री सरकारी स्कूल में हुई। उर बाद हूँ जेएनयू जोधपुर में ग्रेजुएशन करन गयो रो। और उर बाद हूँ पहले तैयारी इंडियन एयरफोर्स री करतो, तो मारो उर में सिलेक्शन हो गयो और जेएनयू दिल्ली में सिलेक्शन हो गयो। तो हूँ इंडियन एयरफोर्स में भी ज्वाइन करी थी अग्निपथ में। उर बाद मैं नौकरी भी छोड़ी। उर बाद हूँ जेएनयू दिल्ली में रहो 2.5 साल मैंने पूरा हो गया। उर बाद हूँ एसएफआई तरफ में चुनाव लड़ियो काउंसलर रो जेएनयू में। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रही है कि अपने शिक्षा में बहुत बड़ी कमी रही। आज 75 साल पूरा हो गया है। थे देखो ला कि सरकारी स्कूल में पूरा टीचर को नहीं हूँ जब पढ़तो जब 3 टीचर होता, 350 बच्चा स्कूल में पढ़ता था। और बाद कॉलेज में जाऊँ तो वही सेम प्रॉब्लम कि कद क्लासा लागे कोनी, टीचर कदे पढ़ावे कोनी। तो यही प्रॉब्लम पूरी अपने एजुकेशन सिस्टम रही है। तो मन धीरे धीरे लोगों बतायो कि जेएनयू नाम री यूनिवर्सिटी है, 268 रुपया में पढ़ावे एक सेमेस्टर। और बाद दूसरे सेमेस्टर में 110 रुपया देना पड़े, तो 378 रुपया हमारी सैलरी फीस है। तो एडी सस्ती शिक्षा जेएनयू में, और छात्र आंदोलन हमेशा मजबूत रहा। तो वो शिक्षा सरकार बहुत हमला कराया कि भाई 268 रुपये में क्यों पढ़ रहा है लोग। तो हमारा भी आंदोलन हमेशा मजबूत रहा कि माँ हमेशा सरकार जितने भी दमनकारी नीति आए कि फीस बढ़ा। हाँ, तो हमारी कहो कि टैक्स मैं पे कर रहा हाँ, थारा बेटा फॉरेन जाए पढ़ सके तो मैं क्या को पढ़ सका। हमारी हमेशा 50 साल रही हमेशा एसएफआई रही हो, लेगेसी रही है कि एसएफआई हमेशा लड़ते रहो कि हैंगर लिए पढ़ाई हो, हैंगर लिए सस्ती पढ़ाई हो। 50 साल तक माँ सरकार ना आज तक सरकार हर बार दमनकारी नीति लाद में उनका हमेशा विरोध करे पाछे ले रहा हूँ रे। तो ए मारो थोड़ो नालो बैकग्राउंड रहो और हूँ कैम जुड़ो रहा हूँ बैकग्राउंड है। चुनाव जो हुए किस तरीके से देखे आपने, मतलब किस तरीके का रहा वहाँ? आप एक आम चुनाव जो छात्र संघ के चुनाव अपने राजस्थान में, हालांकि इस समय चुनाव बंद है छात्र संघ के, वहाँ जो है वो किस तरीके के जातीय आधार पर वहाँ सारे समीकरण बैठते हैं या फिर किस तरीके से वो छात्र वो अपने नेता को चुनते हैं? वहाँ जातीय चुनाव नहीं होता है, वहाँ एक विचारधारा का चुनाव होता है। एक तरफ आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी होता है, दूसरी तरफ लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ सामने चुनाव लड़ते हैं। वहाँ चुनाव वैचारिक चुनाव होता है। एक दूसरी तरफ आप एक देखेंगे कि ये अपने पूरे राजस्थान में भी एक इतिहास देखेंगे कि छात्र संघ चुनाव का, इसमें सिर्फ जाट राजपूत लोग ही चुनाव लड़ते हैं। आम गरीब किसान दलित मजदूर का बेटा नहीं चुनाव लड़ पाता है, क्योंकि यहाँ सारी टिकटें बिकती है। अनुशाही एबीवीपी दोनों का भी ले लेंगे ना आप, इनकी एक हिस्ट्री रही है। महिला कभी यहाँ अध्यक्ष बनी नहीं, आप इतिहास देख लीजिए। महिलाओं का पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स दोनों में भी कोई रोल नहीं है। महिलाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाती है, नॉर्मल अपने जैसे राजस्थान की यूनिवर्सिटी उसमें नहीं पढ़ने जा पा रही है। तो एक इनका एक इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा जातीय लड़ाई करवाई है। आरएसएस और एबीवीपी के ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा चुनाव में ये इनका ये होता है कि टिकट बेचने का काम चलता है। और हमारे वहाँ कोई भी ऐसा जातीय चुनाव नहीं होता है, वैचारिक लड़ाई होती है। और जैसे जिस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जैसे जेएनयू पहले जो फंड आता था उसकी कमी हुई, तो हम मुद्दों पर वहाँ चुनाव लड़ते हैं। जैसे मैं एसएल डिपार्टमेंट पर मैं वहाँ रहता हूँ, एसएल डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ।
तो उसमें देखेंगे कि वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स जैसे लाइब्रेरी की प्रॉब्लम हो, अलग प्रॉब्लम्स जैसे बजट एलोकेशन नहीं हो रहा है, रिनोवेशन नहीं हो रहा, टेबल्स की प्रॉब्लम हो, फैंस की प्रॉब्लम हो, एकेडमिक्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही, उन सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ते हैं। आप जब चुनाव जीते तो पहले यहाँ परिवार में और इस इलाके में किस प्रकार की खुशी का माहौल था? आप हालांकि वहां थे, हाँ तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या मिल रही थी आपको? हाँ, लोगों को ये अच्छा लगा कि एक गांव देहात से जाकर जेएनयू जैसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीत लड़ना भी बहुत बड़ी बात है, जीतना तो और भी बड़ी बात थी। उनके लिए बहुत खुशी की लहर थी। लोग आए थे। मैं जब बाड़मेर में आया था, मुझे खुद को पता नहीं था। मैंने एक दिन पहले बताया कि मैं जयपुर से घर आ रहा हूँ, तो लोग मेरे को सामने बाड़मेर में रिसीव किया और उन्होंने मेरा सम्मान भी किया। परिवार की पृष्ठभूमि क्या है आपकी? आपके हाँ, पिताजी क्या काम करते हाँ। हैं? बाकी वाले भाई है वो क्या करते हैं? जैसे हम 3 भाई हैं और मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे एक भाई की हार्डवेयर की जयपुर में दुकान है और एक भाई पढ़ रहा है। भविष्य की राजनीति को लेकर क्या कहोगे? और युवा युवा जो है, युवा वर्ग राजनीति में, क्योंकि जब युवा वर्ग राजनीति में आने का प्रयास करता है तो उसका दमन पहले ही कर दिया जाता है। आप क्या कहोगे, किस तरीके से वो काम करेगा तब जाके युवाओं की राजनीति का जो वर्चस्व है वो पूरी भारत की राजनीति में आ पाएगा? जैसे लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने राजनीति में होना चाहिए। सरकार को पूछना चाहिए, अपने प्रतिनिधित्व को पूछना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम हो रहा है और क्या योजनाएं आ रही है। छात्र को भी छात्र एक पढ़ाई के साथ उसको राजनीति इसलिए करनी चाहिए कि कोई भी दमनकारी नीति हमारे खिलाफ आ रही है तो उसके खिलाफ बोल सके, उसके खिलाफ लिख सकें। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव जीत रहे हो, ये नहीं होता। राजनीति का मतलब ये होता है कि आप वैचारिक कितने मजबूत है, सामने सरकार क्या पॉलिसीज हमारे लिए बना रही है, हम उनके खिलाफ उसका कितना हम सेल्फ क्रिटिकल करके उसको सोचते हैं ये हमारे लिए कितनी हितैषी है, सरकार के लिए कितनी हितैषी है। जब अब जो भी योजनाएं बन रही है वो सरकार हितैषी है, ना तो छात्र हितैषी है, ना किसान हितैषी है, ना मजदूर हितैषी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को छात्र को समझना चाहिए। राजनीति करना जरूरी है। देखिए, आप देखेंगे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव होना क्यों जरूरी है और एक छात्र संघ यूनियन होना जरूरी क्यों है? आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज में एग्जामिनेशन फीस लेते हैं, डिग्री लोगे उसकी फीस लेते हैं। यहाँ हॉस्टल्स नहीं मिलते, छात्रों को बाहर किराए पर रहना पड़ता है। गांव देहात से वो उठ के यूनिवर्सिटी में चला जाता है, बट उसको प्रॉब्लम होती है रहने की। और जब तक सरकारी हॉस्टलें नहीं होगी तो वो छात्र कहाँ रहेगा? वो उसको किराए का रूम लेना पड़ता है, वहाँ क्लासें नहीं लग रही हैं। बहुत सारा, जैसे सरकार रिवोल्यूशन जैसे पुनर्एग्जाम करवाते हैं ना किसी को सप्लीमेंट्री, उसके भी 2-2 हजार रुपए, 2500। जैसे मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ मेरी कोई फीस ही नहीं है। 278 बहुत नॉमिनल फीस है, नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज है। तो ऐसा छात्रों को राजनीति में आना जरूरी है और हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग से आना जरूरी है। आप देखेंगे कि यहाँ के छात्र राजनीति में सिर्फ जाट राजपूत ही चुनाव लड़ते हैं और वही जीतते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? आप भी राजपूत समाज से आते हो, दोनों समाजों को क्या संदेश देना चाहोगे, चाहे छात्र राजनीति हो या फिर बड़े लेवल की राजनीति हो? क्योंकि लगातार पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर में और जैसलमेर में इस तरीके का माहौल है, तो उन लोगों को, नेताओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि अपने इस क्षेत्र में जो आपस में जो भाईचारा है वो बना रहे? क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से जिस तरीके सोशल मीडिया पर अपन सब देखते हैं तो जाट राजपूत ये वो चलता रहता है। देखो, कोई आदमी किसी भी जात में जन्म सकता है, वो एक नेचुरल चीज होती है और ये जातीय सिस्टम बनाया गया सिस्टम है। ये पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। जब एक आदमी जन्मा होगा फिर ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इतना आज इतने आदमी हैं। तो जाति एक बनाया गया सिस्टम है। तो इसमें जैसे हम 95% लोगों की राजनीति की बात करते हैं, 95% लोग गरीब हैं, तो हमारा एक ही वर्ग है, हमारी एक ही आइडेंटिटी है कि हम गरीब लोग हैं। हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, जो हमारे इश्यूज है हम उन सब को लेकर साथ में रहना चाहिए हम सबको। जातीय पॉलिटिक्स तो बनाई गई पॉलिटिक्स है, ये आरएसएस की देन है। आरएसएस 100 साल से काम कर रहा, ना तो उसने शिक्षा के लिए काम किया, वो ना तो जो भी यहाँ दलित के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है ना तो उसके खिलाफ वो बोलता है। तो सारी चीजें ये आरएसएस की देन है। आरएसएस आज भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, जातीय पॉलिटिक्स को। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। भविष्य की राजनीति को लेकर अजयपाल का क्या कदम रहेगा? मैं जागरूक करने आया हूँ हर समाज के हर तबके को। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ बीजेपी तो रिप्रेजेंटेशन के नाम पर किसी को कुछ नहीं देती है, उनके पपेट लोगों को चुनाव जीता है। कांग्रेस भी देखेंगे कि यहाँ मुस्लिम और दलित के 45% वोट है। 9 विधानसभा में सिर्फ 1 एमएलए है, वो भी रिजर्व सीट से।
और एमपी आज तक किसी को चुनाव ही नहीं लड़ाया, एमपी जीतने की बहुत बड़ी बात है। और महिला रिप्रेजेंटेशन कभी रहा ही नहीं, यहाँ से कभी महिला एमपी बन के कभी नहीं चुनाव जीत के यहाँ से संसद गई है। पश्चिमी राजस्थान में पिछले लंबे समय से ओरन को लेकर बाहरी कंपनियां जो है वो यहाँ आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? ओरन जो को प्रॉब्लम है, जैसे अंबानी अडानी रहित कंपनी आ रहे हैं, तो देखो ला थे कि जैसे आरएसएस गौ माता की राजनीति करता है, गौ माता की राजनीति करता है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था, तब एलना सन्स प्राइवेट लिमिटेड एक बीफ की कंपनी, बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, तो ये उससे भी चंदा लेते थे। अब आप देखेंगे कि ये घुमंतु गायें जो शहर में होती हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, तो उनको भी ये देख रेख नहीं करते हैं। ये गाय की पॉलिटिक्स से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनका कोई गाय से लेना देना नहीं है। अब ओरन में प्रॉब्लम की वाला कि जैसे कंपनी आए और आपने सोलर प्लांट लगाला, उर बाद प्रॉब्लम वाला कि जैसे घास वाला जो ओरन में जो भी वेस्टेज निकलेला ना, वो घास पूरी एकदम जहरीली हो जाए, तो गाय मरनी शुरू हो जाए। 8-9 साल बाद तापमान तो बढ़े लगी, ये लोग नहीं रह पाला, इतनी बीमारियां बढ़ जाएला। तो कंपनी में गठजोड़ के रोए आरएसएस बीजेपी रे लोग उन चला रहा है, उन ठेका ले रहा है, आप रे लोगों लगा रहा है। कंपनी जैसे आप देखो ला, ओरन 1000 साल में एग्जिस्ट कर रही है। ओरन जैसे यहाँ लोकल देवी देवता है, पीरन कुछ कुछ डूंगर पीर ना समर्पित है, तो ये तरह सब लोगों रो ओरन में एक विश्वास है। अपारे लोगों कदे भी मेरी डाली को नहीं तोड़ी। मैं आरएसएस रान है लोग, बीजेपी रा लोग अंबानी अडानी ने बुलाए, वो थे सारे पेड़ पौधा नष्ट कर रहा। अपारे लोग जैसे अपन बिश्नोई पंथ का भी बात करें, जाम्बोजी ने, अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी शहादत देती थी पेड़ों के लिए, तो उन लोगों ने एनवायरमेंट के लिए काम किया। तो आरएसएस बीजेपी वाले लोग खत्म कर रहे हैं 1000 साल की विरासत। आपको नहीं लगता कि सोलर प्लांट लगने से देश का विकास हो रहा है? मोदी जी लगातार बड़े बड़े मंचों पर भाषण दे रहे हैं कि हम सोलर का ये अब लगा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लगा रहे हैं, लेकिन आप मानते हो कि ये विकास हो रहा है? नहीं, विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है प्रकृति का। जब भी किसी भी आदमी ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी की है, तो प्रकृति ने उसका वापस रेस्पॉन्स दिया है, रिएक्शन दिया है, जिससे क्या होगा आने वाले 6-7-8 साल में यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, लोगों में बीमारी फैल जाएगी। जमीन तो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, बाकी वालों के पास तो नहीं ना, वो जमीन बेच देंगे, लीज पर देंगे, तो कंपनी बाद में मनमानी करेगी ना। ये तरह लोगों ने भगा दे है, बाद में कंपनी पूरी फुल मनमानी करेला आगे आने वाले समय में। कुछ कोई नेता एड़ा हुआ जो कांग्रेस के समय और लड़ाई लड़ता था बीजेपी रा, आज वो और साथ में कंपनी के साथ टाई अप करे बैठा है, कंपनी बेड़ा काम कर रहा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, आप उनकी राजनीति को किस तरीके से देखते हो? कि आप कहाँ तक उनको फॉलो करते हो, या फिर किस तरीके का जो संबंध है वो है उनके साथ राजनीति के मामले में? हाँ, वो निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे और वो सरकार के खिलाफ काफी चीजों में उन्होंने और उनके ऊपर विरोध किया। मुझे लगता है उनको आगे भी ऐसे विरोध करने चाहिए, जब सरकार की दमनकारी नीतियां आ रही हैं, उनको सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना। आपको कभी बात हुई रविंद्र सिंह भाटी से कि राजनीति को लेकर, छात्र संघ चुनाव को लेकर कभी कोई बात नहीं, कभी कोई, क्योंकि ये हालांकि इस इलाके से आपका विधानसभा वही है, कभी चर्चा हुई रविंद्र सिंह की भी आप काउंसिल पर बधाई के लिए कोई फोन मैसेज? ना, सोशल मीडिया में मैंने बधाई दी थी। कभी चर्चा होती है? नहीं, चर्चा कभी। उनकी भविष्य की राजनीति आप किस तरीके से देखते हो? भविष्य की राजनीति तो अब वो कहाँ किस पार्टी में जाते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है, बाकी तो आपको क्या लगता है, विस्तार से बताइए। मतलब आप अनुमानित, आप दिल्ली में वहां रहते हो, तो कई सारे नेता है वो आपसे, उनकी जो मुलाकात होती है, तो मतलब आप वहाँ अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी एक इस तरीके का जो लीडर है, पॉपुलरिटी में आज की तारीख में वो बड़े अच्छे तरीके से पूरे भारत के अंदर ट्रेड में चल रहे हैं। जैसे मैं व्यक्ति पॉलिटिक्स को करा, व्यक्ति माथे कमेंट को करा, हमारी लड़ाई विचारधारा लड़ाई है, विचारधारा री लड़ाई है। तो वैचारिक बात कर सका कि आरएसएस और बीजेपी ना ये थे लोग ना बहुत जलील करे वोटा मा, वहाँ हराना चाहिए। वो लोग बहुत बदमाश लोग है, वहाँ ना तो शिक्षा मत काम कर रहे हो, देश पूरे बेच रहा है। एक देशभक्ति रे नाम आते है, हिंदू राष्ट्र नाम आते है, तो आप थे देखो लाने के हिंदू राष्ट्र की बात करें, यहाँ से बारह बेटा बाहर पढ़ रहा है, यहाँ कोई फर्क को पड़े आम गरीब रो बच्चों पढ़े कि नहीं पढ़े। आर नरेटिव यहाँ लोगों ने नरेटिव में आ गयो, पूरा हिंदू समाज ना क्या करे भेड़ो कर रहा है, कह रहा है कि हिंदू खतरे में। हिंदू कब खतरे में?
हम हिंदू खतरे में कहाँ से, कब से खतरे में हो गया? इनकी सरकार आई उससे पहले, पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था ना, इनकी सरकार आई उसके बाद से ये खतरे में हिंदू का ये नैरेटिव चलाना। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। मैं विचारधारा का पक्ष रख सकता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि उनकी राजनीति का क्या भविष्य होगा। वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लोग उनको कैसे चाहते हैं, कैसे वोट देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पश्चिमी राजस्थान में आप शिक्षा का स्तर किस तरीके से देख रहे हो? शिक्षा का स्तर बहुत मतलब घटिया स्तर है। यहाँ कभी सरकारों ने काम नहीं किया, स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किया, महिला शिक्षा के ऊपर कभी काम नहीं हुआ। तो यहाँ शिक्षा को लेकर अब मैं जैसे बोलूंगा तो मैं अभी मेरे गांव से 2 लोग हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। मतलब इतना बड़ा गांव है, एक पहले आईआईटी में पढ़ चुके हैं, तो हम 3 लोग ही होंगे जो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक तो पढ़ चुके हैं, अब 2 पढ़ रहे हैं। आपने लगातार, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने लगातार आरएसएस और बीजेपी को टारगेट में लिया है, तो आप ये बताइए कि अजय पहल की विचारधारा वो क्या है? आप विस्तार से बताइए कि मतलब आपकी विचारधारा किस टाइप की है? मेरी आप कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे हो, बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हो, संघ के खिलाफ भी बोल रहे हो, आखिर आपकी विचारधारा क्या है? मेरी विचारधारा, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। हम लोग 95% लोगों की बात करते हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, शोषित हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। गरीब कोई भी हो सकता है, गरीब का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग से नहीं, सारे लोग मतलब किसी भी कास्ट से हो सकता है। जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसे हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं, बट अभी कास्टीय पॉलिटिक्स है, तो हमारा ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कास्ट का मतलब किसी भी कास्ट में कोई भी गरीब हो सकता है, ये हमारा मानना है। और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ इस कारण है कि उन्होंने जैसे सेना में, मैं भी एयरफोर्स अग्निवीर छोड़ के आया हूँ, उन्होंने सेना में निजीकरण किया, सारे डिपार्टमेंट्स में निजीकरण किया। उनकी विचारधारा है कि आम गरीब को रोजगार से कैसा रोका जाए, किसान को उसकी फसल का जो उसका हक है उससे उसको किसान से कैसे छीना जाए। वो लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, हमारी राजनीति सफल रहे। जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है इनकी, कि हिंदू लोगों को किस प्रकार से बहकावे में रखा जा सकता है, हिंदू मुस्लिम करके। अपने यहाँ देखो 75 साल हुए, कोई भी दंगा हुआ? धर्म के नाम पर आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में साथ में रहे। आरएसएस प्रयास कर रहा है कि यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर अलग किया जाए, तो उनकी धार्मिक पॉलिटिक्स मजबूत हो सके। आप प्रदेश की भजनलाल सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है और किस तरीके से देखते हो? जैसे भजनलाल सरकार ने, जैसे ऐसे अपन देखें तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे अपने यहाँ देखेंगे तो क्या उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पर कुछ काम किया, शिक्षा के नाम पर कुछ काम नहीं किया। देखेंगे आप, जैसे अपने यहाँ किसी महिला की डिलीवरी हो रही है तो उसको 50 किलोमीटर चला जाना पड़ता है। जैसे दलित एट्रोसिटीज हो रही हैं, आरएसएस के लोग ही करते हैं। किसी को दलित आइडेंटिटी के नाम पर मार देते हैं, किसी को मूंछ रखने पर मार देते हैं, ये आरएसएस के ही लोग हैं, और कोई नहीं मार रहा इनको। तो बिल्कुल, ये थे अजय पाल भाटी। इनकी जो विचारधारा है वो ये है कि जो गरीब व्यक्ति है वो आगे आना चाहिए, राजनीति हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और गरीबों के ऊपर और दलितों के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार होता है, इनका ये कहना है कि वो रुकना चाहिए। और बाकी आरएसएस को लेकर इन्होंने ये बात कही कि जब पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से सोलर का जो जाल बिछ रहा है, चारों तरफ से ओरण की कटाई हो रही, तो इनका ये आरोप है कि भाजपा और आरएसएस द्वारा इस तरीके के जो काम है वो करवाए जा रहे हैं। और पश्चिमी राजस्थान जो 75 सालों में लगातार जिस तरीके से देश आजाद हुआ उसके बाद से लगातार शांत इलाका है, तो इनका ये कहना है कि यहाँ कभी भी दंगा नहीं हुआ। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक लोग उदाहरण देते हैं पूरे विश्व के अंदर, कि पश्चिमी राजस्थान भारत का एक ऐसा इलाका है जहाँ दोनों धर्मों के लोग हैं वो आपस में भाईचारे से रहते हैं। इनकी जो पूरा जो रास्ता रहा है ये पश्चिमी राजस्थान के ताणु गांव से ये निकले हैं, और उसके बाद में दिल्ली की सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में वहां अब फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं। और ये इनकी भविष्य की राजनीति को लेकर फिलहाल इन्होंने विराम दिया है। अब आगे इनका ये कहना है कि जब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र जब तक जीवित रहेगा तब तक ये दलितों के लिए, गरीबों के लिए, जो शोषित लोग हैं उनके लिए ये काम करते रहेंगे। साथ ही इन्होंने स्थानीय नेताओं को भी ये कहा कि जब तक आप राजनीति करते हो, सक्रिय राजनीति में रहते हो, तब तक उन लोगों का साथ जरूर दे जो नीचे तबके के, उन लोगों को राजनीति में जरूर लाए जो कभी भविष्य में गए हुए समय में कभी राजनीति में आए नहीं है। आप ऐसे ही लोगों का साक्षात्कार देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हम आपको ऐसे लोगों को प्रत्येक सप्ताह आपसे मिलवाएंगे और रूबरू करवाएंगे और वो चीजें दिखाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखी है। धन्यवाद।